नेहरू जी ब्रिटिशर्स के बनाए हुए ऑफिशियल बॉर्डर्स को एज इट इज मानते हैं। ईयर 1949 में चाइना के अंदर सिविल वॉर शुरू हो जाती है, जिसमें दो गुट आपस में लड़ जाते हैं और चाइना की इस इंटरनल लड़ाई में कम्युनिस्ट पार्टी के माओ जेडोंग वहां की नेशनलिस्ट KMT को हरा के चाइना के अंदर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC बनाते हैं और कहते हैं कि इससे पहले जो चाइना में चल रहा था वो सब कुछ नहीं माना जाएगा। इनफैक्ट इससे पहले की जो लीडरशिप थी, जिन्होंने नाम रखा था चाइना का रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसको भी ये लोग नहीं मानते कि ये सब नहीं चलेगा और चाइना को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला जाए। माओ जेडोंग ये जो रिपब्लिक ऑफ चाइना ने एग्रीमेंट वगैरह किए थे, इसको भी कहते हैं कि ये नहीं माना जाएगा। तिब्बत जो है वो पूरा का पूरा चाइना का पार्ट है, ये बोलते हैं ये। और फिर एक साल बाद ईयर 1950 में ये जो आउटर तिब्बत था, इस पे माओ जेडोंग अटैक कर देते हैं। जो ब्रिटिशर्स बफर जोन बना के गए थे, इस पे अटैक करके इसको अपने अंडर में ले लेते हैं। और जो तिब्बत के दलाई लामा थे, इसके कुछ टाइम बाद वो इंडिया भाग के आ जाते हैं। इंडिया में शरण मिल जाती है उनको और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में वो रहते हैं, अभी भी वहीं पे रहते हैं। अब ये जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें ये आउटर तिब्बत वाला पार्ट जो था, जो माओ ने मार काट मचा के अपने अंडर में ले लिया था, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट था। इसमें इंडिया ने तिब्बत की मदद करने तो बहुत दूर की बात, वर्बली भी अपोज नहीं किया। इनफैक्ट जब ये लड़ाई चल रही थी, यानी कि चाइना जब तिब्बत के ऊपर हमला कर रहा था, तो इंडिया ने चावल भी सप्लाई किए थे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को, और यही चावल आगे चल के भारी पड़ते हैं। और जब ये सारी चीजें हुई तो एक डिस्कशन स्टार्ट हो गया कि रियल चाइना है कौन, ये ताइवान वाला चाइना रियल है या फिर ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है ये रियल चाइना है। और जो UN के अंदर परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेंबरशिप थी, वो तो पुरानी लीडरशिप रिपब्लिक ऑफ चाइना ROC के पास थी, तो वो तो बची नहीं थी, वो सब तो ताइवान चले गए थे। तो इस मेंबरशिप का क्या किया जाए, वो ये जो नई पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC बनी है, इसको दे दो। और ये जो अनऑफिशियल चीज है, 2 अगस्त 1955 को जवाहरलाल नेहरू जी ने चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा था। ये उसकी कॉपी एक बार आप पॉज करके पढ़ लेना। तो ये आउट हो गया था, तो इसी की वजह से लोग कहने लगे कि नेहरू जी ने UN की जो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल की सीट है वो चाइना को दे दी। अब इसके 2 साल बाद चाइना के माओ जेडोंग ने अपने रंग दिखाना स्टार्ट किए। इंडिया के साथ तो बहुत अच्छी अच्छी बातें की। नेहरू जी को कभी लगा ही नहीं कि चाइना इंडिया के ऊपर कभी सपने में भी अटैक कर सकता है। हिंदी चीनी भाई भाई वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था। अब इस टाइम पे एक तरफ तो चाइना जो था वो मीठी मीठी बातें कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी स्टेटमेंट दे रहा था कि तिब्बत चाइना का हाथ है और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश जो है वो उसकी उंगलियां हैं। लेकिन इन सब स्टेटमेंट्स के बाद भी इंडिया जो था वो चाइना की इंटेंशन समझ नहीं पाया। और फिर इसके कुछ टाइम बाद ही चाइना क्या करता है, चाइना अक्साई चीन में बिना किसी को कुछ बताए या डिस्कस किए हाईवे नंबर G219 बनवाना शुरू कर देता है। इंडिया को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता है, लेकिन IB चीफ BN मुलिक ने कहा कि इंडिया को सब पता था, लेकिन जानबूझ के वो चुप रहा उसकी सिचुएशन की वजह से। लेकिन जब ये रोड बनाई गई अक्साई चीन के अंदर, तो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी सुबिमल दत्त ने तुरंत नेहरू जी को लेटर लिखा, जिसमें लिखा था उन्होंने और क्लियर बताया था कि ये जो चाइनीज हैं ये G219 हाईवे बना रहे हैं जो इंडिया के अक्साई चीन से होकर गुजर रहा है और 180 किलोमीटर की रोड है ये टोटल। तो उस टाइम पे तो चाइना इसको एक कंफ्यूजन की तरह दिखा रहा था, लेकिन एक्चुअल में चाइना इंडिया के ऊपर अटैक की तैयारी कर रहा था। और इस रोड को इसलिए बना रहा था ताकि जब वॉर जैसी सिचुएशन हो तो मिलिट्री और लॉजिस्टिक वगैरह जो है वो पहुंच सके। तो शुरू में तो इंडिया ने इग्नोर किया, लेकिन जब ये रोड वाला इंसिडेंट हुआ तो इंडिया को समझ में आ गया। इंडिया ने सबसे पहला काम ये किया कि एक ऑफिशियल मैप रिलीज किया और अक्साई चीन का जो पूरा का पूरा एरिया था वो इंडिया के अंदर दिखाया उसमें, और अक्साई चीन के कई इलाकों में आर्मी की पोस्टिंग वगैरह भी कर दी। और जब ये मैप रिलीज किया इंडिया ने, तब जाके पहली बार चाइना ने बोला कि ये सही चीज नहीं है। चाइना के प्रीमियर जोउ इन लाई ने 16 लैंड पॉइंट्स भेजे कि ये जो एरिया है यहां तक सब चाइना का पार्ट है। अभी करंटली भी जो LAC बनी है वो इन्हीं लैंड पॉइंट्स के पास ही बनी है। अक्साई चीन के मैटर को लेके इंडिया और चाइना के बीच में बहुत सारे नोट्स एक्सचेंज हुए, बहुत सारे डिस्कशन हुए, लेटर एक्सचेंज हुए, लेकिन ये सारी चीजें चाइना जो था वो टाइम बाय करने के लिए कर रहा था। और फिर जब डेट आती है 28 अक्टूबर 1962, इस डेट को चाइना जो था वो इंडिया के वेस्ट और ईस्ट दोनों बॉर्डर पे अटैक कर देते। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था इंडिया के लिए। कई महीनों तक ये लड़ाई चलती है। चाइना जो था वो अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन दोनों तरफ घुस जाता है। ये इतना अंदर तक घुस गया था अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अंदर। चाइना का प्लान ये था कि वो अरुणाचल प्रदेश को नेगोशिएशन के लिए यूज करेगा और अक्साई चीन के बदले अरुणाचल प्रदेश को इंडिया को वापस कर देगा। काफी दिन तक जब लड़ाई चलती है और चाइना जहां तक उसने सोचा था जब वहां तक पहुंच जाता है, मतलब कि वेस्टर्न सेक्टर के अक्साई चीन में ये यहां तक और अरुणाचल प्रदेश में ये यहां तक, और जब यहां अंदर तक घुस जाता है, इसके बाद 21 नवंबर 1962 को लड़ाई रुकती है और चाइना अरुणाचल प्रदेश से जो मैकमोहन लाइन थी उससे तो अपनी आर्मी को पीछे कर लेता है, लेकिन अक्साई चीन पे
पीछे बिल्कुल भी नहीं हटता है और जो 16 लैंड पॉइंट जो चाइनीज मिनिस्टर जोहुआ ने भेजे थे लगभग वहीं पे पहुंच के रुक जाता है। अब देखिए जो अक्साई चीन है ये कोई प्लेन एरिया नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड पहाड़ भी है यहाँ पे। ऐसे एलएसी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है कि एक तरफ चाइना खड़ी है दूसरी तरफ इंडिया पड़ा है। ये जो एलएसी की बाउंड्रीज हैं ये कई लैंड पॉइंट से जुड़ के बनती हैं और यहाँ पे जो वेदर है वो भी बहुत एक्सट्रीम रहता है। इंडिया जो है वो अपने अलग लैंड पॉइंट्स क्लेम करता है और चाइना जो है वो अपने अलग मानता है। तो एक बहुत ही अनडिफाइंड और जिगजैग एरिया बन जाता है जहां पे 1962 में दोनों देशों की आर्मी रुकी थी और इसी को एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है। मतलब कि इंडिया ने कहा अक्साई चीन हमारा है, बॉर्डर हम जॉनसन लाइन जो है उसी को मानते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हमारा कंट्रोल वहां तक नहीं है। तो जो एरिया जहां ये रुके हुए हैं जहां एक्चुअल हमारा कंट्रोल है इसको हम एलएसी बोल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया ने इसी एलएसी को बॉर्डर मान लिया। इंडिया जो है वो बॉर्डर जॉनसन लाइन ही मानता है और जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था कि एलएसी जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एरिया है। तो इंडिया के हिसाब से अलग एलएसी है और चाइना के हिसाब से अलग एलएसी है। एलएसी जो इंडिया मानता है वो लगभग ये जो ब्लू लाइन है ये है और चाइना जो है वो ये रेड वाली लाइन जो है इसको एलएसी बोलता है। तो ये दोनों देश जो एलएसी मानते हैं इसके बीच जो एरिया है ये एक बफर जोन की तरह बन गया है। यहाँ पे दोनों देशों की जो आर्मी है वो अलग अलग पॉइंट्स पे बैठ जाती है, पेट्रोलिंग करती है। यहाँ कोई पोस्ट नहीं बना रखी है, कोई मिलिट्री पोस्ट नहीं है, यहाँ पे बस पेट्रोलिंग होती है और कभी कभी झंडे वगैरह दिखाए जाते हैं। और मेनली जो लड़ाई भी होती है वो इसी बफर जोन के अंदर ही होती है क्योंकि चाइना जो है वो इस बफर जोन को भी अपने अंडर में लेना चाहता है। जो एलओसी चाइना खुद कहता है वो उसी को लेने के चक्कर में है। ये जो गलवान वाली लड़ाई हुई थी वो भी इसी बफर जोन के अंदर ही हुई थी। अब ये जो 1962 की वॉर हुई थी इसके बाद इंडिया को चाइना की असलियत तो बहुत अच्छी तरीके से पता चल गई थी। इंडिया ने अपनी प्लानिंग भी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन इसके एक साल बाद 1963 में पाकिस्तान ने ये जो साक्षगाम वैली का एरिया था इसको भी चाइना को गिफ्ट में दे दिया। इंडिया ने तब भी बहुत ज्यादा अपोज किया था लेकिन कुछ हुआ नहीं। और फिर इसके बाद इंडिया चाइना का जो बॉर्डर था छोटे छोटे लैंड पॉइंट पे कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई इशू सुना ही आ रहा था। तो इंडिया ने सोचा कि इंडिया चाइना के इस 3488 किलोमीटर के इस बॉर्डर में सिक्किम वाला जो 220 किलोमीटर का बॉर्डर है इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें चाइना भी एग्री करता है, हमें भी कोई इशू नहीं है। तो इंडिया ने डिसाइड किया कि जो सिक्किम का बॉर्डर है एटलीस्ट इसको ग्राउंड पे मार्क कर लिया जाए और फेंसिंग करवा ली जाए ताकि आगे चल के कोई इशू ना हो। सितंबर 1967 का टाइम था और इस टाइम पे इंडिया ने सिक्किम के बॉर्डर पे तारबंदी करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि फेंसिंग लगाना चालू कर दिया। अब ये देख के चाइना जो था उसको बहुत ज्यादा बुरा लगा। चाइना ने भी सेम टाइम पे सेम एरिया के पास में फेंसिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब वैसे तो जो सिक्किम का एरिया है उसके जो पहाड़ हैं वो बॉर्डर की तरह ही हैं, वो सिक्योर करके रखते हैं उस बॉर्डर को, लेकिन कुछ पासेस हैं उन पहाड़ों के बीच में जहां से चाइना की एंट्री हो सकती है, जैसे नाथुला, जिलीपला, चोलाला, ये सारे पासेस जो हैं ये सिक्योर कर रहा था इंडिया। तो ये सारी चीजें देख के चाइना ने भी नाथुला के नॉर्थ में फेंसिंग करना स्टार्ट कर दिया और ये देख के इंडिया ने भी सिक्किम के साउथ में फेंसिंग करना स्टार्ट कर दिया। और जब बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो 11 सितंबर 1967 वाले दिन धोखे से चाइना के सोल्जर आए और उन्होंने इंडियन सोल्जर्स पे फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें से 88 इंडियन सोल्जर्स जो थे वो शहीद हो गए। अब देखिए 1962 की जो वॉर थी उसमें इंडिया प्रिपेयर नहीं था। इंडिया उस टाइम पे हिंदी चीनी भाई भाई वाले कॉन्सेप्ट पे चल रहा था। चाइना को लग रहा था कि इंडिया इस बार फिर से लड़ाई के डर से पीछे भाग जाएगा, लेकिन इस बार इंडिया जो था वो चाइना की इंटेंशन जानता था। तो नाथुला पास से जैसे ये चाइनीज अंदर घुसने की कोशिश करते हैं इनको सामने खड़े मिलते हैं 2nd बटालियन ग्रेनेडियर्स के 6 फीट के जाट। 2nd बटालियन ग्रेनेडियर्स और राजपुताना राइफल्स ने 340 चाइनीज वहीं पे खत्म कर दिए। चाइनीज ये जो फेंसिंग वगैरह कर रहे थे सारी की सारी उड़ा दी जाती हैं। चाइनीज को तुरंत पीछे भागना पड़ता और इस चीज को 1962 की जो वॉर हुई थी उसके बदले के रूप में देखा जाता है। चाइना को वैसे सिक्किम में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इंडिया को बैकफुट पे लाने के लिए जो ईस्टर्न बॉर्डर था चाइना ने वहां पे भी हरकतें चालू कर दी थी। सिक्किम के बहुत ही पास पड़ता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी बोला जाता है। तो इसी वजह से जो चाइना है वो सिक्किम के अंदर कुछ ना कुछ हरकत करता रहता है, वहां पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करता है। जो डोकलाम में भी इंडिया चाइना की जो लड़ाई हुई थी उसमें भी यही सारे रीजन थे, ताकि आगे कभी फ्यूचर में वॉर हो तो इंडिया पे प्रेशर बनाया जा सके इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कंट्रोल में रख के। ये बहुत ही छोटा सा कॉरिडोर है, अगर यहां आके अगर कोई बैठ जाता है तो इंडिया का जो पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो कट ऑफ हो जाएगा। इसलिए चाइना इस रीजन में बहुत इंटरेस्ट दिखाता है। ये है नाथुला पास और ये है डोकलाम और ये यहां पे पड़ता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो देखिए इसके बाद भी इंडिया और चाइना जो था उसने कई जगह पे लड़ाइयां की, कई जगह पे चाइना ने अग्रेशन दिखाया, लेकिन अब जो अग्रेशन दिखा रहा था चाइना उसमें इंडिया की तरफ से भी जवाब मिल रहा था, क्योंकि इस टाइम तक इंडियन आर्मी जो थी उसने 2 बड़ी वॉर लड़ ली थी, सी वॉरफेयर में भी अपने आप को प्रूव किया था। तो चाइना को भी ये चीज समझ में आ गई थी कि अब इंडिया से लड़ना इतना आसान नहीं होगा। तो अब चाइना ने यहां से इसका सोल्यूशन निकालने के लिए
पीसफुल तरीके के ऑप्शन एक्सप्लोर करें। ईयर 1993 और 1996 के बीच में इंडिया और चाइना दोनों कंट्रीज ने लड़ाई के बदले पीसफुल एग्रीमेंट्स करने पे फोकस किया, क्योंकि लड़ाई में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था और अब दोनों कंट्रीज का नुकसान हो रहा था। इन एग्रीमेंट्स में सबसे पहली चीज तो दोनों कंट्रीज ने ये डिसाइड की कि चलो ठीक है, दोनों कंट्रीज के हिसाब से उनके जो बॉर्डर है वो अलग है, लेकिन एक काम ये किया जा सकता है कि फिलहाल के लिए दोनों कंट्रियां एक्चुअली जहां पे कंट्रोल करती हैं एटलीस्ट उसको तो रिकॉग्नाइज कर लिया जाए। तो इसकी वजह से दोनों कंट्रीज ने म्यूचुअल डिस्कशन के बाद LAC को, जो कि अक्साई चीन में थी, उसको बढ़ा के अरुणाचल प्रदेश तक कर दिया गया कि फिलहाल के लिए ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और अब जितनी भी चीजें होंगी उसको हम पीसफुली रिजॉल्व करेंगे। तो जो मिडिल सेक्टर था, ईस्टर्न सेक्टर था, वहां तक तो LAC दोनों कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज कर लिया था, लेकिन जो वेस्टर्न सेक्टर था, जो अक्साई चीन वाला था, वहां अभी भी इंडिया और चाइना जो थे उनकी जो LAC थी, जो परसेप्शन था जो LAC का, वो अलग अलग था। लेकिन उसके बाद भी दोनों कंट्रीज ने पीसफुली बैठ के बात करी और बातचीत से ही इसका हल निकालने की कोशिश की। दूसरी चीज दोनों कंट्रीज ने इन एग्रीमेंट्स में ये डिसाइड हुआ कि दोनों कंट्रीज में से किसी की भी जो आर्मी होगी वो LAC पे कुछ भी हो जाए, बम्बार्डमेंट या फायरिंग नहीं करेगी, यहां तक कि किसी भी तरीके के हथियार जमा नहीं करेगी और कोई भी चीज ऐसी नहीं करेगी जिससे लड़ाई जैसी सिचुएशन हो। यही रीजन है कि आज की डेट में भी आप अगर कोई कंफ्लिक्ट देखते होगे इंडिया और चाइना का, तो उसमें हमेशा लाठी, डंडे, लोहे के जो स्पाइक्स वाले जो रॉड होती हैं, ये सब चीजों से लड़ाई होती हुई मिलेगी, लेकिन बंदूकें कोई नहीं चलाता। तो उसके पीछे यही एग्रीमेंट है। और गलवान का भी केस आप देखोगे तो उस समय भी हाथों से और डंडों से लड़ाई हुई थी, गोलियां वहां भी नहीं चली थी।